गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 के उद्गम का प्रथम अध्याय का पठन करेंगे। उद्गम के प्रथम अध्याय में आपकी एक सुंदर सी कविता दी हुई है। कविता का नाम है थोड़ी धरती पाऊं। बच्चों, ये कविता एक प्राकृतिक कविता कह सकते हैं या कवि के हृदय में प्रकृति के प्रति प्रेम का प्रतीक कह सकते हैं। तो हम लोग थोड़ी धरती पाँव पढ़ेंगे, जिनके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनका कवि परिचय हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, कवि परिचय अब से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से इंग्लिश में आप लोग अबाउट पोएम लिखते हैं, वैसे कवि का पात्र परिचय लिखने के लिए अब आ सकता है। तो बच्चों, हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उनके बारे में पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ था। यूपी के एक बहुत ही छोटा सा गांव ही कह सकते हैं उस ज़िले में है। तो उस बस्ती ज़िले में उनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1927 को, यानी 15 सितंबर 1927। वे आधुनिक साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों में एक हैं। मतलब आजकल के, मतलब आधुनिक साहित्य के वो बहुत पुराने कुछ कवियों के जैसा थॉट्स नहीं लिखते थे, बल्कि वे कुछ नया सोच विचार पर काम करते थे। इसीलिए उन्हें आधुनिक साहित्य के अंतर्गत डाला गया। ये आकाशवाणी के सहायक निर्माता, यानी जो हम रेडियो का प्रसारण सुनते थे आकाशवाणी, वो उसके ये सहायक निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। दिनमान के उप संपादक तथा पराग के संपादक रहे हैं। मतलब चीफ एडिटर और एडिटर रह चुके हैं ये किन किन चीज़ों के, दिनमान नामक पत्रिका के, और संपादक पराग नामक के। दिनमान के वे चर्चे और चरखे स्तंभ में छपे इनके लेख बहुत लोकप्रिय हुए हैं। खूटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी रचनाओं में अनेक भाषाओं में उनकी रचनाएं जो हैं उनके अनुवाद अनेक भाषाओं में हैं। इन्होंने कहानी, नाटक, बाल साहित्य क्षेत्र में भी प्रसिद्धि पाई है। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ साहित्यकार थे, बल्कि वे कहानी लिखते थे, नाटक लिखते थे, और बाल साहित्य यानी बच्चों, जैसे आपके एक पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई कविता है, ऐसे बाल साहित्य पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। 24 सितंबर 1983 यानी 24 सितंबर 1983 को उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, ये थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनकी जीवनी हमें अपने कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं, या फिर किताब में भी है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। बच्चों, अब हम कविता में आएंगे। तो कविता का जो प्रथम पाठ है, वहाँ पे आप लोग देखेंगे साइड में थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्या जानोगे क्या सीखोगे। मतलब हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे, अबाउट लेसन। तो इसमें पहले है पेड़ पौधे लगाने की प्रेरणा। कवि इस पाठ के माध्यम से सभी बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आपको सभी को पता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो इनकी कविता हमें एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में काम कर रही है कि बच्चे, आप कैसे इंस्पायर होंगे, कैसे आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप पेड़ पौधे लगा सको। इसके अलावे है वृक्षों के प्रति संवेदना, उनकी रक्षा करना, उन्हें अपना परिवार समझना, यानी वृक्षों के प्रति संवेदनशील होंगे। हमें पता है कि वृक्षों में प्राण होता है, हम वृक्षों को यूं ही नहीं काट सकते। बहुत बच्चे होते हैं खेल खेल में वृक्षों के पत्ते नोच लेते हैं, उनकी टहनियाँ मरोड़ देते हैं, टहनियों को तोड़ देते हैं, फूलों को तोड़ के उसे नष्ट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पेड़ों के प्रति बहुत संवेदनशील होना है, उसके हर एक चीज़ का रक्षा करना है, उसके पत्तों का, उसके फूलों का। हमें ऐसे कुछ भी पेड़ में से पत्ती, टहनी, फूल कुछ भी नहीं तोड़ने हैं। तो इनके बारे में, रक्षा करने के बारे में, उन्हें अपने एक परिवार के सदस्य समझने के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं।
वृक्षों के काटे जाने के परिणाम के प्रति चेतावनी। अगर वृक्ष काटे गए तो इसके बुरे परिणाम हमें ही भुगतने पड़ेंगे। बच्चों, जैसा कर्म वैसा फल, ऐसा ही माना जाता आया है और यही होता है, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो हम अगर बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होना तय होता है। इसीलिए यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि अगर आप वृक्षों को काटोगे तो उसका जो दुष्परिणाम है वो आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसके बारे में भी उन्होंने इस कविता में बताया है। इसके साथ साथ है शब्द युग्म या समतावाचक प्रत्यय का अभ्यास। शब्द युग्म यानी एक ही शब्द का दो बार जब उच्चारण होता है, जैसे कभी कभी, खेल खेल, और बीच में एक हाइफन यानी योजक चिन्ह रहता है। और समतावाचक यानी होता है, जैसे समतावाचक के लिए आपको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाऊंगी कि ऐसे बोधक शब्द जो शब्द से समानता का बोध कराता है। जैसे कोई भी हम जब शब्द बोलते हैं तो हमें क्या होता है, उन शब्द का जैसे सा या सी, इन सभी शब्दों के माध्यम से हम किसी से समानता रखते हैं। जैसे बच्चों सा, तितली सी, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, क्या कर रहे हो, मैंने यहाँ तितली सा कुछ देखा मम्मी, मैं उसे देख रहा हूँ, तो ये तितली सा, या इस तरह के जो शब्द आते हैं उसे हम समता बोधक कहते हैं। इसके पहचानने की और एक भी बहुत अच्छी सी है कि सा के पहले योजक चिन्ह यानी हाइफन दिया रहता है। जैसे बच्चों सा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, छोटी सी तो बीच में योजक चिन्ह रहेगा। तो इस प्रकार से हम समता बोधक प्रत्यय को की पहचान करेंगे। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा आया उद्देश्य और विधेय, जो कि वाक्य के दो प्रकार है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि उद्देश्य जो है वह कर्ता को ही वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। मतलब जो करता है यानी पर्सन या जो काम को कर रहा है, और विधेय यानी कर्ता के कर्म को विधेय कहते हैं, मतलब कर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। जैसे मैं हूँ अध्यापिका, तो मैं हुई कर्ता। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, तो अध्यापिका द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, तो वो पढ़ा रही है। तो यहाँ अध्यापिका हो गया कर्ता, यानी हो गई कर्ता, और अध्यापिका हो गई उद्देश्य, और विधेय क्या, कक्षा में पढ़ा रही है, यानी उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसे हम विधेय के रूप में जानेंगे। बच्चों, इसके अलावा है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, आप लोग जानते हैं कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ हो, यानी जिसमें कर्म हो। तो ये हो जाएगा सकर्मक और अकर्मक। इसके अलावा है पर्यायवाची और वचन की जानकारी। तो पर्यायवाची शब्द आपको पता है, एक शब्द के जब बहुत से रूप होते हैं उसे हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और वचन यानी नंबर्स, एक वचन बहुवचन जो हम लोग जानते हैं वो। तो ये थोड़े से ग्रामर के चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं, लेकिन आपके हर एक जितने भी हिंदी के जितने भी पार्ट होते हैं उसमें ग्रामर इंक्लूड रहता है, उनमें उन सभी चीज़ों में ग्रामर रहता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो ग्रामर का इसमें भी, इस पार्ट में भी हमें मिलेंगे, तो हम उसको देख लेंगे। ये सभी चीज़ इस पार्ट में दिया हुआ है। बच्चों, आपके दाहिने तरफ है आओ करे तैयारी, जिनमें कुछ फूल फल और सब्जियों के नाम लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, उनमें से कौन कौन से फूल हैं, कौन से फल हैं, कौन से सब्जियां हैं, ये आपको लिखना है। जैसे मैं एक बता दूं, यहाँ बेला, बेला जो है आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है बेला। बेला जो है वह एक फूल है। फल के रूप में हम क्या, केला को ले सकते हैं, तो केला में फल में लिख देंगे। और सब्जी में हम क्या लिख सकते हैं, करेला। तो बेला फूल में चला गया, फल में कौन सा हो जाएगा, केला, और करेला सब्जी में। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग पाठ पर आते हैं। कविता का लय युक्त वचन करके मैं इसका भावार्थ समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग अभी भावार्थ में लिखा नहीं सकती, पर आप लोग इसे अपने से कॉपी पर लिख सकते हो। जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनकर इसे संक्षिप्त में करके कविता का भावार्थ आप लोग कॉपी पर लिख सकते हो। तो चलिए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचे जो
हो सके लगाऊं। ये कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी धरती पाऊं, मतलब उनकी इच्छा है कि वो थोड़े धरती खरीद सके या उन्हें कहीं से थोड़े धरती मिले, जिन पर वो क्या करना चाहते हैं, बाग बगीचे लगाना चाहते हैं। खिले फल फूल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। वो कहते हैं कि मेरे बाग में कैसे क्या क्या होगा, तो फल फूल खिलेंगे। जब बाग लगाएंगे तो उसमें फल के पौधे लगाएंगे, फूल के पौधे लगाएंगे, तो वहाँ पे क्या होंगे, फल और फूल खिलेंगे। और क्या होंगे, चिड़िया बोलेंगी। बच्चों, आप सबको पता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, प्राकृतिक चीज़ जब सुंदर होते हैं तो वहाँ चिड़िया आते हैं, वहाँ भंवरे आते हैं, वहाँ तितलियाँ आती हैं और चींटियाँ आती हैं। बहुत ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं उनका वास होता है पौधों पर। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे चिड़िया बोलेंगे, प्यारी खुशबू डोलेंगे, क्योंकि चूँकि वहाँ फूलें होंगी, बहुत सारी फूल होंगी। कुछ फलों के जब मंजर आते हैं तो उसमें से भी सौंधी सौंधी सी बहुत सी सुंदर खुशबू आती है। तो इस प्रकार खुशबू डोलेंगे। और क्या होंगी, वहाँ एक जलाशय होंगी, क्योंकि जहाँ हम पेड़ पौधे लगाते हैं वहाँ नज़दीक में जलाशय का होना बहुत आवश्यक होता है। जलाशय अगर ना हो, जलाशय यानी कुछ भी पानी सोर्स ऑफ वाटर, जिससे कि जैसे तालाब हो गए, कुएं हो गए, नदी, तो नदी तो हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि वो बाग बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो तालाब या कुआं बना सकते हैं। या फिर अभी के ज़माने में जैसे पंप लगा दिए, मोटर के सहायता से हम पानी बाहर निकाले, तो वो चीज़ हो सकता है वहाँ पर। तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जलाशय हो और जलाशय से क्या हो, ताज़ी हवा आए। ताज़ी यानी फ्रेश। यहाँ पे कुछ भी जो हमें पता है, ताज़ा फल, ताज़ा जल, ताज़ी हवा, ये सभी क्या होते हैं, सभी मतलब शुद्ध फ्रेश हवा का के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उन्हें जलाशय में से ताज़ी हवा मिले, अपना हर अंग भिगोले। और वो कह रहे हैं कि इसी ताज़ी हवा में हम भी अपने हर अंग को भिगोले। पानी में भिगोने की बात भी हो रही है, हवा में भी, मतलब हमें स्वच्छ वायु प्राप्त हो, वो उसी कोशिश में है। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। लेकिन उनका दुर्भाग्य तो देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि ये मेरी दुर्भाग्य ही है कि मुझे थोड़े से ज़मीन के टुकड़े चाहिए थे, पर मुझे 1 इंच भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला कि मैं एक पेड़ लगा सकूं जो मुझे अपना भाई कहे। मतलब एक तो पेड़ लगाओ, यानी आप पेड़ के जन्मदाता हुए, तो कहा, इस अनुसार अगर कहा जाए तो आपको पेड़ का पिता कहा जाना चाहिए, लेकिन वे पेड़ का भाई ही बनना चाहते हैं। वो पेड़ को लगाकर उनके साथ बंधुत्व करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं। तो उनको बहुत अफसोस है इस बात का कि वो एक भी पेड़ नहीं लगा पाए जो कि उन्हें अपना भाई कहे। हो सकता है पास तुम्हारे कभी कुछ धरती हो, फूलों फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। वो कहते हैं हो सकता है मेरे पास नहीं है, पर तुम्हारे पास अपनी धरती हो। यहाँ तुम्हारे से किससे संबोधन हो रहा है, यहाँ तुम्हारे मतलब बच्चों को संबोधन करके बोले कि हो सकता है बच्चों आपके पास हो, आपके दादाजी का या आपके पापा के कुछ प्रॉपर्टी हो, कुछ ज़मीन हो, तो आप हो सकते हो कि आप धरती के कुछ मालिक हो। तो फल फूलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो, या फिर हो सकता है कि उस धरती पर फल फूल से लगे बगीचे भी हो सकता है कि मैं दुर्भाग्य हूँ, पर आपको ये सौभाग्य प्राप्त है कि आप किसी फल फूल से लदे बगीचे के मालिक हो। आगे वो लिखते हैं, हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो, फसलों में दहक रही हो। वो कहते हैं कि हो सकता है कि आपके पास एक क्यारी हो। बच्चों, यहाँ पे क्यारी का अर्थ होता है जहाँ पर फल फूल सब्जियाँ तैयार किया जाता है, जो क्षेत्र जहाँ पर फल फूल सब्जियों के पौधे हम लगाते हैं और तैयार किए जाते हैं, उसे हम लोग क्यारी कहते हैं। तो वो कहते हैं हो सकते हो आपके पास फूलों से लगी हुई क्यारी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती होंगी, या वो बहुत अच्छा महक देती होंगी, या छोटी सी खेती हो, या फिर आप खेती कर लेते होंगे, आपके पास ज़मीन होगा जिस पे आप खेती कर लेते होंगे।
जिनमें कि फसल दहक रहे हो। बच्चों, दहकने का अर्थ होता है जलना, लेकिन अब आप बोलोगे फसल दहकना मतलब फसल क्या जल रहे हैं? नहीं, फसलें जब पीली हो जाती है तो वे आग के माफिक दिखाई देती है, वे आग के समान दिखाई देती है। यहाँ ये इसीलिए कवि यहाँ फसलों के दहकने की बात कहे हैं, मतलब यानी फसल पक गए हो, पकी पकी फसलों से लहलहाता हुआ आपका खेत हो, यही उनका कहने का तात्पर्य है। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे, हो सकता है कि कहीं शांत चौपाई घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। वो कहते हैं कि हो सकता है कहीं शांत चौपाएं, चौपाएं यानी बच्चों, चौपाएं मतलब चार पैरों वाला, मतलब कुछ जानवर यानी शेर चीता नहीं, जानवर जो हम पालतू रखते हैं और ख़ास तौर से खेत खलिहानों में घूमने वाले जानवर जैसे गाय, बकरी, भेड़, इस तरह के जानवरों का यहाँ वर्णन हो रहा है कि हो सकता है कुछ चौपाएं हों आपके पास जो कि क्या करते हों, घूम रहे हों आपके खेतों में। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो सकता है आसपास में कहीं पेड़ पर बैठकर या कहीं खेतों की क्यारियों के बगल में बैठकर कुछ पक्षी झूम रहे हो, ऐसा हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, यानी अगर आपके पास है और अगर आपने खेती या क्यारियाँ तैयार किए हुए हैं तो ही यह हो सकता है। इसीलिए लेखक ने कहा कि हो सकता है कि आपके पास हो। तो विनती है, अगर है आपके पास तो लेखक यह विनती कर रहे हैं। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना करना, यानी अगर आपके पास है तो लेखक आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कभी मत उस दुनिया को खोना। अगर आपके पास है तो इस दुनिया को आप कभी मत खोना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बगीचे को बेच देते हैं या क्यारियों पेड़ों को काट के बेच देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि अगर है तो आप इसे कभी ना खोना। पेड़ों को मत काटने देना, न चिड़ियों को रोना, न ही पेड़ों को काटने देना बच्चों, और न ही चिड़ियों को रोने देना। अगर आप बोलोगे कि मैम पेड़ काटेंगे तो चिड़िया क्यों रोएगी, मैंने शुरू में ही बताया कि एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता, वो बहुत उपयोगी होता है। पेड़ जिस प्रकार हमें ऑक्सीजन देता है, हमें छांव प्रदान करता है, हमें बहुत हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद करता है, ठीक उसी प्रकार पेड़ बहुत सारे जीव जंतुओं का वास स्थान भी होता है, उनका घर होता है। जैसे कि छोटी चींटी या पक्षी या छोटे छोटे कोई कीड़े मकोड़े या ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो जाके पेड़ पौधे पे रहते हैं। तो वो बोलते हैं चिड़ियों को भी मत रोना, कि आप पेड़ काट दोगे तो चिड़िया का घोंसला भी नष्ट हो जाएगा, वो कहाँ रहेंगी। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप जो है पेड़ों को भी नष्ट होने मत देना, चिड़ियों को भी मत रोने देना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर भी भोले सीसुओं सा रोते हैं। वो कहते हैं एक एक पत्ती पर हम सब, पेड़ों के जो एक एक पत्ती है उस पे हम सभी के सपने सोते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ जो लगाया उसी को फल देता है या उसी को सुकून पहुंचाता है या उसी को ताज़ी हवा दे रहा है या उसी को ऑक्सीजन दे रहा है, ऐसा नहीं है। पेड़ के हर एक पत्ते पर हर एक इंसान का सुकून बसा है, हर एक इंसान का सपना सोता है। और शाखें कटने पर वे भोले सीसुओं सा रोते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पेड़ों में भी प्राण है, तो जब शाखें यानी उनकी टहनियों को काटा जाता है तो यहाँ लेखक कवि बोल रहे हैं कि वे भी सीसुओं सा यानी बच्चों सा वे भी बिलक बिलक कर रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। आपको यानी बच्चों को बोला आप पेड़ों के साथ ही बड़ा होना सीखो। आप एक अपने बचपन में ही एक कोई पेड़ लगाओ, कोई बड़ा सा पेड़, जैसे आम का, पीपल का, बरगद का, ऐसा कोई एक बड़ा ट्री जिसे कहते हैं। आप एक ट्री लगाओ, एक बड़ा पेड़ लगाओ और उसके साथ बढ़ना सीखो, उसके साथ खेलना। तो आप खेलो, उसके अगल बगल खेलो, आप उसका हर रोज़ का ग्रोथ यानी वो कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, आज इतना था कल इतना बड़ा हुआ, आप उसको देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा ये पेड़ मैंने लगाया, ये पेड़ बड़ा हुआ, इस पे आज मंजरियाँ आई, इस पे फल हुआ, अरे मेरे पेड़ का आम मैंने खाया। ये बहुत एक सुखद एहसास है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि पेड़ों के संग ही खेलना सीखो।
पेड़ों के संग संग इतराना गर्व होता है ना। जब हम कुछ अच्छा अचीव करते हैं हमें बहुत इतराहट आती है, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो जब आपके पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे, छाया दे रहे हैं, वे आपको शुद्ध हवा, ताज़ी हवा दे रहे हैं, वे साथ साथ फल से लदे हुए होते हैं, आपको अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल दे रहे हैं, तो आपके इतराने की वजह भी ये आ जाते हैं कि अच्छा आप उन्हीं पेड़ों को देखकर इतराना सीखो, पेड़ों के संग ही हिलना। आगे ये लिख रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। मैंने पहले ही बोला कि बच्चों हम जो भी कर्म करते हैं हमें उन्हीं के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। तो वो कहते हैं कि पेड़ और बच्चे ये दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जिस प्रकार से आप किसी भी परिवार में चले जाओ, उस परिवार में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो परिवार के सभी सदस्य बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उन छोटे बच्चों में परिवार के बड़े बुजुर्गों को अपना बचपन जीने का मौका मिलता है, तो वो काफ़ी खुश होते हैं। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे, यानी बच्चे और पेड़ पौधे जो होते हैं ये समाज के वो दो अभिन्न अंग हैं, जिससे समाज बहुत ही हंसी खुशी हरा भरा सा रहता है। और जो नहीं समझे इसके महत्व को, बच्चों के महत्व को और पेड़ों के महत्व को, तो ये उनका दुष्कर्म है। दुष्कर्म यानी बुरा कर्म, अच्छा नहीं, एकदम बुरा वाला। तो बुरा कर्म है, वो इसके फल जरूर चखते हैं, मतलब उनके साथ गलत ही होता है। किस प्रकार से गलत होता है देखो बच्चों, आज सभ्यता वह सी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। तो आज की जो सभ्यता है, कल्चर, सभ्यता मीन्स कल्चर, आज का जो सभ्यता है वो कैसा हो गया है, जंगली सा, क्रूर सा, मतलब वैसी, मतलब क्रूर, बहुत दानव वाला, रावण जैसा। तो आज की सभ्यता ऐसा ही हो गया है। सब एक दूसरे को मार के ऊपर उठने के लिए सोचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को अच्छा दिखाने का सोचते हैं। कुछ काट कर हम अच्छा करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि पेड़ के बारे में जब यहाँ बात हो रही है तो मैं पेड़ का ही बात बोलना चाहूँगी कि जब आपको घर में कुछ अच्छे अच्छे फर्नीचर चाहिए, आपके घर के बगल में एक शीशु का या एक नीम का एक बड़ा सा पेड़ है, सगवन का एक बड़ा सा पेड़ है, तो आप क्या करेंगे, आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपके पापा उस बड़े पेड़ को काट कर आपको आपके घर में फर्नीचर या आपके खिड़की दरवाजे बनाने के लिए सोचेंगे। तो इस तरह की जो क्रूर मानसिकता हम में आ गई है कि उसको काट कर, ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, फर्नीचर ज़रूरी है। कुछ पेड़ जो है वो तूफान में उखड़ जाते हैं, जड़ से वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ पेड़ जो है उस पर बिजली गिरने से उसके सारे पत्ते सूख जाते हैं। तो उन पेड़ों को, उनके तनों को हम इन सभी कार्य में लगा सकते हैं। जो नष्ट हो चुका है उसे लगा सकते हैं, बल्कि अच्छे हरे भरे वृक्ष को काट कर अपने कार्य सिद्धि के लिए लगाना, अपने स्वार्थ के लिए उसे यूज़ करना, ये सही नहीं है। तो वैसीपन अगर जो कोई दिखाता है, तो पेड़ काट कर क्या मिलता है उसको, अपने ही फेफड़ों में जहर भरकर वो सबको इसी जहर को बांटता है। मतलब हमारे जो लंग्स हैं, जो कि हमें पता है कि पेड़ जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। तो पेड़ जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग जब ऑक्सीजन, तो अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन के जगह कार्बन डाइऑक्साइड ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेगा ही नहीं, वो हमें रिटर्न में कैसे दे सकता है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमारे फेफड़ों का हालत जो है वो बहुत बुरा हो जाएगा और हमारे फेफड़ों में सिर्फ जहर भर जाएंगे और हमें श्वास की दिक्कतें, श्वास से संबंधित रोगों से सामना होना पड़ेगा। तो बच्चों यह था आपकी कविता थोड़ी धरती पाऊँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखी हुई। बच्चों इसमें जो शब्दार्थ है आप इसको अपने एक अलग कॉपी बना लीजिए हिंदी की, और कॉपी के शुरू में डेट देकर आज आप थोड़ी धरती पाऊँ, आज का डेट देंगे क्योंकि मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। तो आप डेट देकर थोड़ी धरती पाऊँ लिखकर सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके अर्थ को लिखकर उससे वाक्य बनाएंगे। ये अनिवार्य है, यानी ये आपको करना ही है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न उत्तर जो है वो मैंने मुख से लिखा हुआ है, कुछ शब्दों में वो भी लिखा हुआ है, सारे प्रश्न मैंने नहीं दिया हुआ है, कुछ शब्दों में लिखा हुआ है और कुछ अपने से। बच्चों
इस चैप्टर को जब भी कोई हिंदी के आप एक चैप्टर पढ़ो, उसमें करने के लिए काम बहुत होते हैं। आप चुन चुन के करो तो आपको बहुत कार्य मिल जाते हैं। तो मैंने मुझसे जितना आज संभव हो पाया है मैंने देने की पूरी कोशिश मैं की हूँ। अब आप लोगों को ये लिखना है, जैसे ये मुख से है। मुख से का पहला प्रश्न है, कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहा था। दूसरा है, कवि किससे अपने आप को भाई कहलवाना चाहता था। और तीसरा है, आज सभ्यता क्या कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने तीनों का उत्तर दिया हुआ है। इसके अलावे कुछ शब्दों में इसके भी यहाँ पे 3 प्रश्न हैं। बच्चों यहाँ पे भी जो 3 प्रश्न हैं उसमें उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ वाक्यों में जो प्रश्न है वो मैंने आंसर नहीं दिया, वो आपको खुद से करना है। साथ ही साथ लेखनी से का 1, 2, 3 आपको खुद से करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करे हैं, सही वाक्य को पढ़कर सही चिन्ह लगाने हैं यानी ट्रू फॉल्स करने हैं, और आपको पद्यांश पढ़कर थोड़े से उत्तर देने हैं, जो कि 4 प्रश्न हैं। अगर आप इसको बिल्कुल अपने से प्रयास करेंगे, अगर ये आपसे नहीं होगी, जिस वक्त स्कूल खुलेगी मैं उस वक्त आपकी कॉपी चेक करूँगी और उसी वक्त आपको ये उत्तर जो है उसे हल करने की मैं कोशिश करूँगी, उसी वक्त सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बच्चों इसके अलावे मैंने कुछ प्रश्न अपने से यहाँ डाले हुए हैं, इसे भी आप कर सकते हैं, लिखेंगे, कर क्या सकते हैं, लिखने अनिवार्य है, आप अपने कॉपी में लिखेंगे। जिसमें से बच्चों देखिए ये प्रश्न जो है ये मैंने खुद से मतलब दिया हुआ है, ये बुक में नहीं है आपके। पर अब क्या है, अब आप लोग बड़े क्लास में आ गए हैं तो इनसाइड ऑफ द चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे, ज़्यादातर प्रश्न इनसाइड ऑफ द चैप्टर ही आते हैं, तो सारे लिखाने संभव नहीं है। इसीलिए आपको चैप्टर जो है, आपके पाठ जो है उसका पठन बहुत सही तरीके से करना अनिवार्य है, समझना अनिवार्य है, नहीं तो आप इनसाइड ऑफ द चैप्टर नहीं कर पाएंगे। चूँकि ये कविता है तो मैंने इसका इनसाइड ऑफ द चैप्टर देने की कोशिश यहाँ पे मैं की हूँ। आप इसको अपने कॉपी पे लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में कवि की क्या विनती है। तीसरा प्रश्न है, कवि क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता का वहसी बन पेड़ों को काट रही है। ये जो कवि ने कविता में कहा है, ये क्यों कहा है, इस पर अपने विचार लिखें। और चौथा प्रश्न है, कविता की इस पंक्ति को पर ध्यान दीजिए, मतलब इस पंक्ति पर जो है, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अब तुम यह बताओ कि पेड़ों और बच्चों के क्या कुछ समानता है, अपने ढंग से लिखना है। तो इसका उत्तर जो है मैंने यहाँ पे देने का कोशिश किया है। आप इनको जैसे यहाँ पे क ख ग, इस 3 में मैंने इसको बांटा है। फिर यहाँ पे गौ को मैंने, चूँकि वहाँ पे अच्छे से नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पे गौ को फिर से रिपीट कर दिया है। तो गौ और घ का उत्तर मैं यहाँ पे देने की कोशिश की हूँ। बच्चों ये सभी चीज़ों को आपको अपने कॉपी पर लिखना है, आप अपने नोटबुक पर लिखिए और लिखने के बाद आपको लर्न करना है, आपको याद करना है। तो इस प्रकार से आपके जो प्रथम पाठ है इसकी समाप्ति यही होती है। और भी जो इसमें छोटे छोटे कुछ भी हैं जो कि थोड़े रह गए, जैसे पर्यायवाची है, समानता बोधक है, 5 लिखने हैं, ये सब मैंने समझाने का शुरू में ही कोशिश किया था। आप लोग इसको अपने कॉपी में हल करने की कोशिश। अब बच्चों मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि किताब में दी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करो या ट्रू फॉल्स, जो जैसा कि मैंने बताया सही और गलत पे चिन्ह लगा, सभी कुछ आपको अपने कॉपी पर करना है, यानी आपके उत्तर पुस्तिका में करना है। आपको ये बुक में नहीं करना है कि आप किताब में करके रख दिए, मैं किताब चेक करूँगी बच्चों, जैसे क्लास 4, 5 में होता था वैसा नहीं। आप ये क्लास 7 है, सब कुछ इसमें हैंडराइटिंग बहुत मैटर रखता है। आप जितना लिखोगे आपके हाथों के अक्षर उतने सुंदर दिखेंगे, उतने सुंदर होंगे। अभ्यास बहुत ज़रूरी है लिखने का, तो इसीलिए सब कुछ आपको कॉपी पर करना है, आपको अपने नोटबुक में करना है, कुछ भी यहाँ बुक में नहीं करना है, सब कुछ आप अपने कॉपी पर ही कीजिए। तो ये था आपका प्रथम पाठ, जिसकी समाप्ति अब यहाँ पे इसी के साथ होती है। आप लोग इसको कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।